स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube के एक नए वीडियो के साथ फिर से। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे। कैसे सीबीआई काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे इस फिर से एक नए सेशन में, नए वीडियो में। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ओके, देखो सीबीआई का फाउंडेशन 1963 में हुआ था एक रिजोल्यूशन के तहत। जो रिजोल्यूशन किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। देखो इस बात को समझो कि ये कोई एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट, इस बॉडी का फाउंडेशन किसी एक्ट के थ्रू नहीं हुआ था। ये केवल और केवल एक रिजोल्यूशन बॉडी था, ओके, जो कि बेस्ड था संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ओके, जिसका इस्टेब्लिशमेंट किस लिए किया गया था? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। करप्शन से प्रिवेंट करने के लिए सीबीआई का फाउंडेशन रखा गया था, सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। केवल और केवल ये एक रिजोल्यूशन था। तो क्योंकि हम लोग अगर किसी बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट किसी एक्ट के थ्रू होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। पर ये सिर्फ और सिर्फ एक रिजोल्यूशन है। इसको पावर्स मिलता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। इसको पावर्स मिलता है इस एक्ट से। इस एक्ट से इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, सीबीआई को पावर दिया जाता है इस एक्ट से, ओके। हालांकि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है। वो लोग इस एक्ट को लाए थे ताकि वो लोग ब्राइबरी को या फिर करप्शन को वार के टाइम पे जो हो रहा था उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। अगर हम लोग मोटो, मिशन और विज़न ऑफ सीबीआई की बात करें तो मोटो में इसका सबसे पहले है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। चलो इन तीनों को समझते हैं कि क्या होता है। देखो इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में हो जाता है आपका कि हार्ड वर्क, ओके, डेडिकेशन। तो सीबीआई जो काम करेगी वो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करेगी, हार्ड वर्क के साथ करेगी, कंसिस्टेंसी के साथ करेगी, ओके। सीबीआई का ये मोटो है, ओके। इम्पार्शियलिटी में क्या करेगी वो कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर काम नहीं करेगी, ओके। वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। यू नो, दे इन्वेस्टिगेट ऑन प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग, ओके, प्रॉपर रीजनिंग पे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल फोर्स में आकर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी को मेंटेन करेंगे वो। मोरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी जो भी होगा उसको वो मेंटेन करेंगे। तो ये इनका मोटो है। अगर मिशन की बात करें, उनका मिशन जो है वो ये है कि वो अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को रिस्पेक्ट करते हैं जब वो वर्क कर रहे होते तो, और लॉ ऑफ लैंड को रिस्पेक्ट करते हैं, वायलेशन नहीं होने देते हैं लॉ ऑफ लैंड को। अगर कोई वायलेट करता है
तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। ओके, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके, देखो इन्वेस्टिगेशन आया है तो मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन आखिर सीबीआई कैसे करती है। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे हम लोग देखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, उनके क्या प्रोसीजर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। ओके, देखो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करती है, देखो सबसे पहले तो सीबीआई सेल्फ किसी भी टाइप का वो केस को सेल्फ नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास किसी भी टाइप का सीओ मोटो पावर्स नहीं है। वो जब भी किसी केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनके पास रेफरल होगा उस केस का। रेफरल कहाँ कहाँ से हो सकता है, आइदर किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, जैसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनको रेफर कर सकते हैं। हालांकि इनका इनका टच जो है वो ऑल ऑर्गेनाइजेशन से होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन करप्शन या फिर लॉ से डील कर रहा होता है। पर सीवीसी एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ लोकपाल, एनआईए, ईडी, ईटीसी। सपोज इनको किसी का रेफरल आया कि आपको इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, केस रेफरल के थ्रू। पर सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट करेगी वो या तो सेंट्रल अथॉरिटी का रेफरल होगा, नहीं तो स्टेट अथॉरिटी का रेफरल होगा। ठीक है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो किसी ना किसी तो स्टेट में ही करेगी। ओके, तो सीबीआई का या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेफरल हो या स्टेट का रेफरल हो। स्टेट रेफर कर सकती है कि आप हमारे स्टेट में आओ और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरल हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रेफरल सीबीआई को हो सकता है कि आपको प्रॉपर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि सपोज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रेफ़र करती है और ये किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो इनको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, देन स्टेट गवर्नमेंट तो अपने स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करवाएगी तो उनको तो परमिशन ऑलरेडी होता है। ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो ऑर्गेनाइजेशन आपका किसके अंडर में काम कर रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन अगेन अगर स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रेफ़र करता है किसी केस को तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। ओके, वो डायरेक्टली जाकर किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक स्टेट का मैटर, एक स्टेट का केस किसी अदर स्टेट को टच करता है। सपोज कोई क्रिमिनल आपका दो स्टेट को लिंक करता है किसी केस में, तो वो उन दोनों स्टेट का परमिशन लेगी और इससे आपका एक चीज़ ये प्रमोट होता है कि इंटर स्टेट कॉपरेशन का भी काम सीबीआई करती है इस तरह से। ओके,
इन्वेस्टिगेशन करती है और इस चीज़ का इन डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करती है सीबीआई, और सक्सेसफुल प्रोसिक्यूट करते हैं जो भी ऑफेंडर्स होते हैं, जो भी ऑफेंसेस करते हैं, तो उसका सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन करता है। सीबीआई का विज़न है कि वो एक लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसका हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म मीन्स प्रोफेशन से काम करना, मीन्स प्रॉपर लॉ को वैलिड रखकर काम करना, प्रॉपर लॉ के थ्रू काम करना। ओके, ये जस्टिस को प्रमोट करते हैं, इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं और एक्सलेंस पब्लिक सर्विस में देने की कोशिश करते हैं। ओके, जस्टिस मीन्स प्रॉपर जो राइट हैं उनके साथ राइट हो, और जो लॉ का वायलेशन कर रहे हैं उनको प्रॉपर सजा हो सके। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। फिर विज़न और मिशन से ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? करप्शन से डील करना। सीबीआई का प्राइमरी रोल है कि वो डिटेक्ट करें, इन्वेस्टिगेट करें या फिर प्रोसिक्यूट करें करप्शन केसेस को, खास करके अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स, कोई मिनिस्टर अगर इन्वॉल्व है करप्शन के केस में, पब्लिक सेक्टर स्टाफ है, तो इसमें आपका सीबीआई इंक्वायरी करेगा। फिर ये कोशिश करता है, ये मेंटेन करने का कोशिश करता है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, वो ट्रांसपेरेंट रहें लोगों के बीच, वो अकाउंटेबल रहें। जब ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं तो पब्लिक का ट्रस्ट आपका मेंटेन होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और फेयर होगा, बिना बायसनेस का काम करेगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है सोसाइटी में, पब्लिक के बीच। तो वो सीबीआई कोशिश करता है कि उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करें, कि उनके इन्वेस्टिगेशन को लोग सपोर्ट करें। तो ये इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग और कैपेसिटी पुलिस को या विजिलेंस ऑफिसर्स को। सपोज़ कोई शेयर करता है, जैसे किसी न्यू टाइप का इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करा या फिर न्यू टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्निक्स का इन्होंने इस्तेमाल करा, तो ये अदर पुलिस फोर्सेज के साथ इस चीज़ को शेयर करने का कोशिश करते हैं। या आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट्स होता है, सीवीसी डिपार्टमेंट होता है, सीबीआई एकेडमी के थ्रू ये आपको अपना नॉलेज शेयर करने का कोशिश करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स में। ये असिस्ट करते हैं एंटी करप्शन एफर्ट्स को। मीन्स ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपका करप्शन से डील करने में हेल्प करता है, जैसे लोकपाल हो गया, स्टेट एसीबीज हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने का काम करते हैं, ये विजिलेंस करने का काम करेगा। ये भी आपका ऑफिसर्स पे एक तरह से डिसीजन लेने का काम करता है। तो ये सारे चीज़ों, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस सीबीआई के साथ मिलकर बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं, बेटर गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सीबीआई इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करता है, इन्वेस्टिगेशन काम करता है, करप्शन से डील करने में हेल्प करता है। ओके, चलो हम लोग आगे देखते हैं। देखो, ये प्रमोट करने की कोशिश करता है ह्यूमन राइट्स को। सीबीआई का आपका इन्वेस्टिगेशन का करने का प्रोसीजर ये है कि ये इलीगल मेथड्स का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ये टॉर्चर करके किसी प्रूफ को लेने की कोशिश नहीं करते हैं, या इन्वेस्टिगेशन में टॉर्चर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉर्सन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इलीगल डिटेंशन का इस्तेमाल नहीं करते। ये आपका लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये फिर इस्तेमाल करेंगे आपका क्वेश्चनिंग का, ये आपके साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं ताकि विदाउट टॉर्चर केस को सॉल्व किया जा सके रेशनल वे में। ओके, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये
प्रिवेंट करते हैं एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। अगर कोई अथॉरिटी पावर में है तो वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करता, ये उस चीज़ को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। ये इम्प्रूव करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड को और अडॉप्ट करते हैं न्यू टेक्निक्स को। जैसे आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, फोरेंसिक्स का इस्तेमाल करेंगे, डाटा एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, और उस बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि ये लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्टिंग का यूज़ करेंगे, ओके, फिंगरप्रिंट एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं ये लोग, ओके। कुछ ज़्यादा छोटा है, तो ये सारे टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीबीआई की बात करेंगे, तो जब ये इस्टेब्लिश किया गया था तो इसके 6 डिवीजन्स हैं: इन्वेस्टिगेशन और एंटी करप्शन डिवीज़न, टेक्निकल डिवीज़न, क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लीगल एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन। पर अगर 2025 की बात करें, 2025 की, तो इसके टोटल 7 मेन ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न है। जैसे एंटी करप्शन डिवीज़न है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न है, स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न है, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक डिवीज़न है, और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का एक डिवीज़न है। मीन्स इनके पास करप्शन से डील करने के भी लोग हैं, इकोनॉमी ऑफेंसेस से भी डील करने के लिए सेपरेट लोग हैं, स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न मतलब क्राइम से डील करने के लिए भी इनके पास लोग हैं, पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन से डील करने के लिए भी ये लोग रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स केसेस, इन सभी चीज़ों से डील करने के लिए इन लोगों के पास एक सेपरेट डिवीजन्स है, जिससे ये लोग डील करते हैं। देखो, कंपोजिशन ऑफ सीबीआई की बात करें तो सीबीआई हेड किए जाते हैं, एक डायरेक्टर होते हैं जो आईपीएस रैंक के होते हैं, जो असिस्ट किए जाते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर अगर सीबीआई मेंबर्स की बात करें तो उसमें जॉइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डीआईजीज भी होते हैं, एसपीज भी होते हैं, इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं, और टेक्निकल स्टाफ भी होते हैं। अगर देखा जाए तो सीबीआई का रैंकिंग स्ट्रक्चर का बात करें तो इनका रैंकिंग स्ट्रक्चर अबाउट टू पुलिस सर्विसेज जैसा ही होता है, पर इनकी ड्रेस जो है वो नॉर्मल सिविल ड्रेस होती है, इनकी कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं होता या फिर ड्रेस कोड नहीं होता इनका। इनकी रैंकिंग पुलिस ऑफिसर जैसी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट जैसा होता है, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर की अगर बात करें तो डीएसपी एक्ट 1946 इनको सीबीआई डायरेक्टर को आपका अपॉइंट करने की बात करता है, पर इसमें 2000 सीबीसी एक्ट 2003 और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 आया, तो थोड़ा बहुत अपॉइंटमेंट प्रोसेस में थोड़ा चेंजेज आया। तो इसमें चलो देखते हैं कि सेक्शन 4 स्पेसिफाई करता है कि एक कमेटी जो रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को। जैसे उस कमेटी के मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज ए चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुआ तो जो आपका सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगा अपोजिट साइड में, अपोजिशन पार्टी होगा, उसका लीडर अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर, सिंगल लार्जेस्ट, उसका आपका लीडर को अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर उस कमेटी का। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं प्रेजेंट रह पाते हैं तब वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी जज को कि आप जाओ मेंबर बनो और डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंट करो, ओके। सेक्शन 4 भी कहता है कि मिनिमम टेन्योर जो है वो
एक डायरेक्टर का 2 साल का होगा, ओके, जिसमें ट्रांसफ़र बिना उस पर्टिकुलर कमेटी के नहीं हो सकता। पर 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें आपका कहा गया कि इनको एक्सटेंड किया जा सकता है एनुअली, मीन्स एवरी ईयर इनको एक्सटेंड किया जा सकता है टोटल ऑफ 5 ईयर्स तक। मीन्स एवरी ईयर, एक बार में इनको 5 साल तक आपका एक्सटेंड नहीं किया जाएगा सर्विस को। हर साल इनको इनके पोस्ट को या फिर इनके पोजीशन को इंक्रीज किया जा सकता है अगर सेम मेंबर को अपॉइंट करना हो। इसके साथ में इनको रीज़न प्रोवाइड करना होगा राइटिंग में कि किस वजह से इनको इनके सर्विस को इंक्रीज किया जा रहा है और एक्सटेंड किया जा रहा है सेम कमेटी को। ओके, देखो सीबीआई में अगर कहें तो सिर्फ, हालांकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है, पर सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं, इसमें आपके होते हैं लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं, ओके, अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। फिर आपका साइंटिफिक और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी होते हैं। देन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं। ओके, चलो इन जो ऑफिसर्स होते हैं इनका सीबीआई में अपॉइंटमेंट कैसे होता है और सिलेक्शन कैसे होता है इस पे बात करते हैं। ओके, तो आईपीएस के लोग इनमें सेलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टर के पोस्ट पे या एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पे या ज्वाइंट डायरेक्टर के पोस्ट पे, डीआईजी के पोस्ट पे या एसपी के पोस्ट पे। ओके, इनका डिप्यूटेशन होता है स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि सेलेक्ट किया जाता है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये आपका मैक्सिमम आईपीएस ऑफिसर्स का या फिर आईएएस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट प्रमोशन का डिपार्टमेंट है। यही डिपार्टमेंट आपको किसी आईएएस ऑफिसर को या फिर आईपीएस ऑफिसर को प्रमोट करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है, तो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, फिर डायरेक्टर जो है डीएसपी एक्ट, जो कि मैंने पहले बताया कि डीएसपी एक्ट के थ्रू डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है जो एक आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। ओके, फिर लॉ ऑफिसर्स का भी इनमें, क्योंकि लॉ से जैसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन का है तो इसमें आपको लॉ पर्सनल ही होंगे, बिकॉज प्रोसिक्यूशन का मामला कोर्ट का है और कोर्ट में डील एक लॉ जो स्टडी करा होगा पर्सन वही काम कर सकता है। तो लॉ ऑफिसर्स में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट किया जाएगा, लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। वो सारे मेंबर लॉ के फील्ड से ही होने चाहिए। कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो डीओपीटी के थ्रू या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू इनमें अपॉइंट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में यहाँ भी इनका रोल होता है, लॉ ऑफिसर्स का भी अपॉइंटमेंट में। ओके, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो अपॉइंट होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पर वो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के अंडर में काम करता है। जो प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर वर्क करता है सीबीआई डायरेक्टर के अंदर। ओके, फिर इसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होते हैं, जो कि पोस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का या सेक्शन ऑफिसर का या असिस्टेंट का। वो आपका डिप्यूटेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या फिर एसएससी उनको सेलेक्ट करता है लोअर लेवल पोस्ट के लिए। ओके, सब ऑर्डिनेट सीबीआई ऑफिसर्स का अगर बात करें
तो इंस्पेक्टर होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, इनके लिए पोस्ट जो होता है वो इंस्पेक्टर का होता है, सब इंस्पेक्टर का होता है, हेड कांस्टेबल का होता है, कांस्टेबल का होता है, स्टेनियोग्राफर का होता है। इनका रिक्रूटमेंट आपका क्या होता है कि स्टेट पुलिस सर्विसेज से या CAPF से इनका सेलेक्ट किया जाता है CBI में, या फिर डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं SSC CGL के थ्रू सब इंस्पेक्टर्स के पद पे। ओके, देखो CBI में SP या उससे एवब के लोगों का जब अपॉइंटमेंट होता है तो उनका अपॉइंट करने का एक 4 मेंबर का कमेटी होता है जो SP या SP के ऊपर के लोगों को अपॉइंट करते हैं CBI में। ओके, उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं जो 2 ही होते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा और DOPT का सेक्रेटरी होगा। ये चारों मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं कि किन किन SP से ऊपर के पोस्ट को CBI में अपॉइंटमेंट देना है। ओके, अब डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करें तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता क्या है। देखो, अगर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की अगर बात करने की कोशिश करें तो क्या होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर CBI। ये CBI के अंडर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक विंग है, आप कहो तो CBI के अंडर का एक विंग है। देखो, सपोज कि CBI किसी केस को इन्वेस्टिगेट करता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, किसी का भी रेफरल से आया हो, डजेंट मैटर। अगर CBI किसी केस को इन्वेस्टिगेट करता है और उसमें उसने पाया कि जिसके अगेंस्ट में वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो पर्सन गिल्टी है, तो वो उस केस का एक आपका कहें तो डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में सेंड करता है। ओके, और ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का क्या काम है कि इस केस को कोर्ट में ले जाकर डील करना उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका इसीलिए लॉ मेंबर्स होते हैं इसमें, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट कोर्ट से डील करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। ओके, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन लॉ से ही रिलेटेड है, ये कोर्ट से ही डील करता है। CBI का इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई पर्सन गिल्टी साबित होता है या फिर अपहोल्ड होता है कि वो पर्सन गिल्टी है, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन उस चीज़ को कोर्ट में लेकर जाती है और कोर्ट में डील करती है, उस मेंबर के अगेंस्ट में केस लड़ती है और उस मेंबर को कोर्ट्स के थ्रू आपका सज़ा दिलवाने की कोशिश करती है। ओके, तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका जो अपॉइंट किया जाता है वो लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट 2013 के अंदर में आपका अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक रिकमेंडेशन दिया जाता है जिसमें आपका CBC का रिकमेंडेशन होता है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में, वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर रिकमेंडेशन होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका क्या करती है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को आपको ये रिकमेंडेशन भेजती है और वो फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। मीन्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिकमेंड करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है सुटेबल ऑफिसर्स को, इंडियन लीगल सर्विस के मेंबर्स को, और फिर उनको DOPT को रेफर करती है। फिर DOPT आपका डिसीजन लेता है कि अपॉइंट करना है या नहीं करना। ओके, अगर फंक्शन ऑफ CBI की बात करें तो CBI आपका इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन के मामला में, ब्राइबरी के मामला में, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के मामला में। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा करता है, मिसकंडक्ट करता है, लॉ का आपका वायलेशन करता है या फिर करप्शन करता है, तो उस ऑफिशियल के अगेंस्ट में CBI इन्वेस्टिगेशन करती है। किसी भी तरह का इकोनॉमिक या फिजिकल ऑफेंस होता है तो CBI इन्वेस्टिगेट करती है। कस्टम्स या इनकम टैक्स या
फॉरेक्स वायलेशन होता है तो सीबीआई उस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है, मर्डर के केस में वो इन्वेस्टिगेशन करती है, किडनैपिंग के केस में वो इन्वेस्टिगेशन करती है, टेररिज्म के फील्ड में भी वो डील करती है। जनरली टेररिज्म के फील्ड में डील करने का काम है एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। पर जब ये मामला आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से चला हो जाता है, लिंक हो जाता है, तब ये फिर सीबीआई का मामला हो जाएगा। जब तक वो कंट्री के अंदर में है तब वो एनआईए का मामला है, पर अगर वो कंट्री से इंटरनेशनली लिंक्ड हो गया देन इट इज़ द केस ऑफ सीबीआई। वो इंटरपोल के थ्रू इस केस को डील करने की कोशिश करती है। ओके, तो कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल के साथ एज अ नेशनल सेंटर ब्यूरो। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि इंटरपोल क्या होता है और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का क्या काम होता है, क्या होता है। ओके, चलो इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इंटरपोल क्या होता है। ओके, और सीबीआई इंटरपोल से कैसे लिंक है। देखो इंटरपोल क्या है कि एक पुलिस का नेटवर्किंग है इंटरनेशनली। मीन्स अगर दो कंट्री को इन्वॉल्व करना हो पुलिस के थ्रू तो उस नेटवर्क जो उन दोनों कंट्रीज़ के पुलिस पर्सनल को ज्वाइन करता है या फिर डील करता है, तो उस नेटवर्क को हम लोग इंटरपोल कहते हैं। ओके, तो इंटरपोल क्या होता है कि हर कंट्री का एक आपका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। इसके कुल 195 या कुछ ऐसे ही मेंबर्स हैं, मुझे याद नहीं है। तो इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है और वो आपका किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होता है। मीन्स अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो आपका क्या करती है, सीबीआई के अंडर में। ओके, वही अमेरिका की बात करें तो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एफबीआई के अंडर में। तो इंटरपोल आपका क्या करती है, सीबीआई को ब्रांच को लिंक करती है। इसका हेड क्वार्टर आपका पड़ जाता है फ्रांस में। ओके, तो ये इंटरपोल किसी केस को कैसे डील करती है या फिर सीबीआई इंटरपोल के थ्रू कैसे हेल्प करता है, चलो इस बात को समझते हैं। कि अगर एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि सपोज कोई पर्सन इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग कर भाग जाता है अदर कंट्री, सपोज अमेरिका। ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो वैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, पर अगर ये बंदा अदर कंट्री में चला गया तो ये मामला आपका सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाएगा। सीबीआई अब इंटरपोल के थ्रू इस केस को डील करने की कोशिश करेगी। ओके, तो सपोज़ ये मनी लॉन्ड्रिंग कर अमेरिका भाग गया तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपका इंटरपोल पहले लिस्ट इशू करता है, नोटिस इशू करेगा। जैसे रेड नोटिस हो गया, ब्लू नोटिस हो गया, येलो नोटिस होता है एंड ब्लैक नोटिस होगा। तो क्राइम का अगर कोई सीन होता है तो रेड नोटिस इशू करते हैं ये लोग। तो आपका इंडिया क्या करेगा कि आपको ये कांटेक्ट करेगा, पहले तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका परमिशन लेगा कि मुझे इस बंदे के अगेंस्ट में इंटरपोल में रेड नोटिस इशू करवाना। देन ये फ्रांस कांटेक्ट करेगा, फ्रांस रेड नोटिस इशू करेगा और ये रेड नोटिस अपने सारे मेंबर कंट्रीज़ को सेंड करेगा कि इस पर्सन के अगेंस्ट में आपका रेड नोटिस है। देन अमेरिका एक्शन लेगा और अमेरिका उसको अरेस्ट कर अपने पास नहीं रखेगा, उसे वापस सीबीआई या इंडिया को सौंपेगा। उसके कुछ प्रोसीजर्स होंगे, उस प्रोसीजर के तहत। तो ये टोटल इंटरपोल से कैसे सीबीआई लिंक होता है इस पे था। ओके, चलो हम लोग आगे देखते हैं। एक कलेक्ट करते हैं क्राइम स्टैटिस्टिक्स को एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस को और इसको शेयर भी करते हैं पब्लिकली।
कोऑर्डिनेट करते हैं एंटी करप्शन एजेंसीज ऑफ स्टेट के साथ में या सेंटर के साथ में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीवीसी के साथ में ये लिंक रखते हैं, ईडी के साथ में ये लिंक रखेंगे, लोकपाल के साथ में, ये सारे मिलकर जैसे जैसे जिनका जिनका केस होगा, डिपार्टमेंट होगा, वो सीबीआई से हेल्प लेते हैं अपने केस को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर सीबीआई स्टेट पुलिस की बात करें तो सीबीआई आपका हैंडल करता है केसेस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, वो बहुत कम इंटर करने का कोशिश करता है स्टेट्स के ज्यूरिस्डिक्शन में। समटाइम्स नीड हो जाता है, नीड्स ऑफ द केस, पर वो कोशिश करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही डील करें अपने केसेस में, और स्टेट पुलिस कोशिश करता है कि अपने लोकल या स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन में डील करें। ओके, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अवॉइड किया जा सके डुप्लीकेशन। अगर किसी केस में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होगा, देयर मस्ट बी गोइंग टू बी सब कन्फ्लिक्ट इन दैट, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो लोग। ओके, देखो पहले क्या था कि अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना होता था और वो जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के पोजीशन में बैठा होता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन चाहिए होता था। ओके, पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, तो अब इनको जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के पोजीशंस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन का नीड नहीं है, वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उसमें। अब सीबीआई एकेडमी की बात करें तो सीबीआई एकेडमी लोकेटेड है गाजियाबाद में। ओके, 1996 से ऑपरेशनल है। ट्रेन्स करते हैं सीबीआई ऑफिसर्स को, स्टेट पुलिस को, विजिलेंस पर्सनल को यहाँ ट्रेन किया जाता है सो दैट वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक्सेलेंस साबित हो सके, प्रोसिक्यूशन में एक्सेलेंस हो, विजिलेंस में एक्सेलेंस हो। रीजनल सेंटर्स की बात करें तो इनके रीजनल सेंटर्स मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। हालांकि इनके अदर जोन्स भी होते हैं जहाँ पे इनके ऑफिसर्स आपके अपॉइंटेड होते हैं, सिर्फ ये दिल्ली से डील नहीं करते हैं, अदर स्टेट्स के कैपिटल में भी इनके सेंटर्स होते हैं। ओके, अगर कोर्सेज की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन सर्विस ट्रेनिंग ये कराते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिक ट्रेनिंग फॉर न्यू ऑफिसर। सपोज कि आपके पहले से ऑफिसर्स हैं सीबीआई में, तो वो तो पहले से बेसिक ट्रेनिंग उनको आता है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन उनको आता है, बेसिक प्रोसिक्यूशन उनको आता है, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होता है। बिकॉज न्यू चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आती हैं, तो वो सिर्फ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा नई चीज़ों का। पर जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग होती है, उनको लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है, बिकॉज दे आर बेसिक्स, दे डू नॉट नो द बेसिक्स, सो उनको लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।